Hello, viewers. Welcome to our YouTube channel, Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine with your studies. Before proceeding further, मैं एक छोटा सा intro देना चाहूँगा अपने channel का. So, me and my colleagues have decided to put some content on this YouTube channel regarding various exams like JKSSB, JKPSC and UPSC. और हमारा जितना भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है हम इसमें शेयर करेंगे. और जो पहला हमने कोर्स लॉन्च करने की ठानी है वो ये है कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कोर्स, फ्री कोर्स. एंड उसका टैगलाइन ये है कि रिवाइज थ्रू PYQs. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि वाई PYQs. देखिए, PYQs रिफ्लेक्ट द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज सर्टेन कंसेप्ट्स. और PYQ का करने का ये तरीका नहीं होता कि बस 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने वो ऑप्शन देखना है और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने रट लेना और कर देना. PYQs का इन डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत सारे फैक्टर्स में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, आप 4 ऑप्शंस एनालाइज करोगे जब आपके 4 टॉपिक्स रिवाइज हो सकते हैं. सो दैट इज वाई हमने ये स्टार्ट किया है रिवाइज थ्रू PYQs का कोर्स. सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच स्टोरेज डिवाइस is used for storing basic input output system, which is also known as BIOS. So viewers, BIOS को हम समझेंगे कि BIOS क्या चीज है. देखिए, BIOS कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, आप पहले समझिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में. ठीक है, जो जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपना पावर बटन ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे मॉनिटर पे अपीयर होती है जिसमें वेलकम लिखा होता है विंडोज के थ्रू, वेलकम, और ये यहाँ पे एक टॉगल होता है. ये वेलकम तक पहुंचने में कौन सी चीज हमें हेल्प करती है? वो होती है बायोस. जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब भी हम स्टार्ट पावर बटन प्रेस करते हैं, तो एक बैकग्राउंड में एक कंप्यूटर का एक चेक इनेबल होता है, एक चेक इनेबल होता है. बायोस चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स, जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो ओके हैं, पूरा करंट पावर सप्लाई ठीक है, और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है कंप्यूटर में और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है. अब बायोस का ये है कि बायोस, हमने कंप्यूटर तो एक बार स्टार्ट करना है नहीं, हमने कंप्यूटर बार बार रिपीटेडली स्टार्ट करना है, जितना उसका लाइफ टाइम है उतनी बार स्टार्ट करना है. तो बायोस हम एक मेमोरी के एक ऐसे पार्ट में रखेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा, जो परमानेंट होगा. अनलाइक अनलाइक हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है जैसे कि रैम, जिसमें तब तक ही डेटा स्टोर रहता है जब तक उसको पावर सप्लाई दी जाती है. तो व्यूअर्स, ये हम जो बायोस है ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर करेंगे. और परमानेंट मेमोरी में भी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, डिटेल्ड एग्जांपल से. हमारे घरों में, हमारे अराउंड कितने अप्लायंसेस होते हैं? फॉर एग्जांपल एसी का जो एक रिमोट होता है हमारे पास, इसमें काफी सारे बटन्स होते हैं. और हमें कैसे पता चलता है, एसी को कैसे पता चलता है कि हम ये बटन प्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बटन प्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि एसी के रिमोट के अंदर एक चिपसेट लगा होता है और उस चिपसेट में इंस्टॉल्ड होता है फर्मवेयर. उसको कहते हैं फर्मवेयर, जो एक परमानेंट सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है. वो सॉफ्टवेयर जो एसी को ये बताने में हेल्प करता है कि ये बटन का फंक्शन क्या है, इस बटन का फंक्शन क्या है. वैसे ही कंप्यूटर में जो बायोस होता है वो भी एक फर्मवेयर होता है. फर्मवेयर मतलब ऐसा एक परमानेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा. अब इस फर्मवेयर को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हैं. परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हैं. उस परमानेंट मेमोरी को हम बोलते हैं रोम. परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रोम. सो लेट्स गेट टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें भी यही लिखा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ फर्मवेयर that initializes and tests hardware components during the computer startup process and then loads the operating system. कि पहले ये टेस्ट करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है
और हमारी विंडोज या हमारा मैक या हमारा कोई भी कंप्यूटर है स्टार्ट होता है और हम उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which printer prints characters and images without direct physical contact between the paper and the printing machinery? कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करता है लेकिन एक डायरेक्ट कंटैक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता, एक मैकेनिकल कंटैक्ट वो एस्टेब्लिश नहीं करता पेपर में, और जो उसके अंदर का मैकेनिज्म होता है. व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं. ठीक, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो पुराने जमाने के हम कह सकते हैं जो प्रिंटर्स होते थे, जिसमें हम एक प्रिंटर में एक कोई भी पेज इंसर्ट करते थे और ऊपर से मैकेनिकल हेड्स लगे होते थे, जैसे कि टाइपराइटर में होता है. टाइपराइटर हम कह सकते हैं कि एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर है. जो भी हम बटन प्रेस करते हैं उसमें, आपने देखा होगा कोर्ट्स में, पुराने ऑफिस में, जो भी हम मतलब कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो एक आयरन का, एक लोहे का, एक रॉड प्रेस होती है जोर से पेपर पे, और वो ही कैरेक्टर वहां पे बन जाता है. तो वो कहेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर. और उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये होते हैं मॉडर्न प्रिंटर्स. इसमें आपने देखा होगा काफी फोटोस्टेट शॉप्स पे, जीरोक्स मशीन्स में, कि जैसे हम पेपर इंसर्ट करते हैं एक एक हमें एक लाइट की एक फ्लैश दिखाई देता है दूर से, डिस्टेंस से. तो वो हो गया एक नॉन इम्पैक्ट वे से, एक लेस लीस्ट मैकेनिकल वे से जो भी है पेपर पे वो कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं. और नॉन इम्पैक्ट मतलब इसका ये यही हम कहेंगे, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट, कि फिजिकल डायरेक्ट कंटैक्ट वहां पे नहीं होता, और वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे. और इसमें भी मैं आपको काफी सारी एग्जांपल्स देता हूँ, और भी काफी सारे प्रिंटर्स की टाइप्स होती हैं. जो आजकल मॉडर्न प्रिंटर्स आ गए हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर्स हैं, ठीक है, 3D प्रिंटर्स हैं, थर्मल प्रिंटर्स हैं. ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स हैं. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट एंड वी विल श्योरली एड्रेस दैट क्वेरी. एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कि a non-impact printer prints characters and images without direct physical contact between the paper and the printing mechanism. Example, inkjet printer, laser printer, other printers. तो यही ये कहना चाह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये मैकेनिज्म होता है कि वो एक फिजिकल कंटैक्ट एस्टेब्लिश नहीं करते, और थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स सच एज लेजर्स और थर्मल कंप्रेशन वो प्रिंट पेपर पे प्रिंट कर देते हैं. लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. देखिए, हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर करने के लिए हम पहले हार्ड डिस्क को समझेंगे. ये डायग्राम देखिए. हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस होती है. क्या होती है? मैकेनिकल डिवाइस. इस मैकेनिकल डिवाइस में मोटर्स और रोटेटर्स लगे होते हैं. अब हार्ड डिस्क, जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क की मैं बात करूंगा, जो जितने तेज ये मोटर स्पिन होंगी, ठीक, जितने तेज ये मोटर स्पिन होंगी उतनी तेज हार्ड डिस्क की स्पीड होगी. तो इसीलिए स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये रेवोल्यूशन पर मिनट इन मोटर्स की होती है. ये आपने बात ध्यान में रखनी है. तो गाइस, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल हार्ड डिस्क तो हैं ही, आप सब लोगों को पता होगा एसएसडीज आ चुकी हैं. एसएसडीज, इनकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. आपने सुना होगा इनके बारे में. ये कभी कंप्यूटर लेने जाते हो तो आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि इसके अंदर 512 जीबी की एसएसडी है, 128 जीबी की एसएसडी है. देखिए, एसएसडी जो होती है ना, वो उसके अंदर वो एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है. उसमें कोई भी मैकेनिकल चीज जो हार्ड डिस्क में होती थी पहले, मोटर्स वोटर्स, वो नहीं होता है. ये एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है. तो अगर कभी एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि द स्पीड ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो उसका आपको ये आंसर करना है कि मेगाबाइट्स पर सेकेंड. जो ऑप्शन नंबर 2 है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड. ठीक, उसका आपको ये आंसर करना है. और जब भी आपको ये पूछेगा कि हार्ड डिस्क की स्पीड जो है, हार्ड डिस्क, आपको ये माइंड में आना चाहिए था मैकेनिकल. हार्ड डिस्क की जो स्पीड है
दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी, बिकॉज हार्ड डिस्क और एसएसडी एचडीडी वर्सेस एसएसडी, इन दो चीजों को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, so let's see the explanation of this question. The speed of hard disk is measured by how fast its platters rotate. Platters मतलब वो motors, which is expressed in revolutions per minute. I hope आपको ये भी समझ आ गया होगा. Let's jump to our next question. So the question is, Preet wants to convert the scanned image of handwritten text into digital text. Which input device should she use? देखो, एक प्रीत है, एक पर्सन है, उसको एक हैंड रिटन टेक्स्ट होगा, कोई भी पेज होगा, उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। मतलब ये हार्ड कॉपी होगा, ये उसके हाथ में एक पेज होगा, उसको ये डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करेगी। सो इसमें आपको ये समझने की एक जरूरत है कि आजकल तो काफी सारे स्कैनर्स आ गए हुए हैं मार्केट में। मतलब कोई भी हम पेज लेते हैं, ठीक है, कोई भी पेज लेते हैं, अगर हमें उसको अपने फोन में उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसकी एक फोटो लेते हैं, गूगल लेंस में हम उसको अपलोड कर देते हैं, और वो सारे कैरेक्टर्स वहां पे हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन पहले पहले ये स्कैन्ड इमेजेस को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं होता था। तो इसके लिए हम यूज करते थे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, देखो नेम भी सजेस्ट करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। ये जो भी कैरेक्टर है उसको रीड करता है, ये एक डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, जो भी कैरेक्टर है उसको रीड करता है, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में दे देता है, और वो चीज डिस्प्ले हो जाती है हमारी स्क्रीन पे। ठीक, आई होप दिस इज ओके विद यू। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, यस, इट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ओसीआर convert scanned images of handwritten or printed text into editable digital text. I hope it's okay with you. So let's jump to the next question. Next question ये है कि which among the following is a flash memory device? फ्लैश हमारा यहाँ पे कीवर्ड होगा, ठीक है। अब व्यूवर्स, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होती हैं ऐसी डिवाइसेस जो पोर्टेबल होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं, ठीक। अब फ्लैश वर्ड से आपके माइंड में जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्या स्ट्राइक करना चाहिए? फ्लैश। फ्लैश मतलब इंस्टेंट। अगर आप यही माइंड में आपके आएगा ना इंस्टेंट वर्ड, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली एड्रेस कर सकते हो। इसमें से देखो, आपके लिए इंस्टेंट ड्राइव कौन सी होगी? हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, यूएसबी ड्राइव, या ब्लू रे डिस्क? तो इसका आंसर आएगा यूएसबी ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, मेमोरी कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी डिवाइस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर्ड होती है। आप यूएसबी में या पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में कोई भी डेटा एंटर करते हो, तो जब आप इसको प्लग आउट करोगे तो वो उसी में ही रहता है। इसका मतलब होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आई होप इट्स ओके, इट्स क्लियर टू यू। और वोलेटाइल मेमोरी अगर हम कहेंगे तो ये भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में, कि वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें जब तक पावर रहती है तब तक ही डेटा रहता है। जैसे हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं, ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। एज लॉन्ग एज इट इज सब्जेक्टेड टू सम इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर डेटा रहता है। जैसे ही हम वो उससे कट ऑफ कर देते हैं तो रैम से डेटा ऑफ हो जाता है, चले जाता है। So let's see the explanation of this question. इसका ये explanation है कि a USB drive uses flash memory to store data and does not require power to retain information. तभी ये होगी flash memory device. I hope it's clear to you. So let's proceed to the next question. Next question is, which virus attaches itself directly to an exe or a.com file and enters the device while its execution? सबसे पहले हम समझेंगे वायरसेस होते क्या हैं। आपने बायोलॉजिकल साइंस में भी पढ़ा होगा कि वायरसेस क्या चीज होती है, वैसे कंप्यूटर्स में भी वैसे ही वायरसेस होते हैं। और वायरसेस की एक ये प्रॉपर्टी होती है जो सिमिलर रहेगी बायोलॉजिकल साइंसेस में भी और कंप्यूटर्स में भी, कि एज लॉन्ग एज
वायरस सिस्टम के अंदर नहीं है ना। आप सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल या आपके किसी भी डिवाइस के अंदर, एज लॉन्ग एज कि वो वायरस उस डिवाइस से बाहर है, तो वो वायरस बिल्कुल हार्मलेस है। ठीक। जैसे ही वो वायरस एंटर करता है आपके सिस्टम में, एंटर जैसे ही वो करेगा तो तब वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक, इस बात का आप ये एक फन फैक्ट ध्यान में रखेंगे। ठीक। तो अब ये एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस आपको पूछा गया कि ये कौन सा वायरस है जो अटैच कर देता है खुद को EXE और A.com फाइल एक्सटेंशन के साथ। ठीक है। और जब भी वो उसको उस फाइल के साथ अटैच कर देगा, और जैसे ही वो फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब उस फाइल को ओपन किया जाएगा या उसके साथ कुछ भी किया जाएगा, तो वो कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस। जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है वही अटैच होता है .exe और .com फाइल के साथ, और जैसे ही हम उस .exe उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन या कॉपी करेंगे या ओपन करेंगे, तो वो हमारे कंप्यूटर को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर विद यू। देखो यहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है वो अटैच करता है खुद को .exe और .com फाइल के साथ, और एक्टिव तभी होता है जब इन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूट होती है। I hope it's clear to you. So let's proceed to the next question. Which type of network is the internet? कि जो इंटरनेट है ये कौन से टाइप का नेटवर्क है? इसमें आप सबसे पहले जो ऑप्शंस है ना उनकी डेफिनेशंस आप मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैन आ गया तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये होता है वैन जो होता है इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। और उसके बाद जो डैन है ये होता है डेस्क एरिया नेटवर्क। ठीक। और जो मैन है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब जो इंटरनेट होगा, इंटरनेट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ी एंटिटी है। इंटरनेट के अंदर ही ये सारे लैन मैन वैन डैन ये सारे नेटवर्क्स जो इंटरनेट, ये जैसे इंटरनेट ये हो गया, इसके अंदर ढेर सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे, काफी सारे नेटवर्क्स होंगे, क्योंकि इंटरनेट एक सुपर सेट है। और इन ऑप्शंस में आप देखो कि इन सब में सुपर सुपर सेट आपको कौन दिखेगा जो सबसे बड़ा होगा। देखो लोकल एरिया, आपको लगेगा कि ये तो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकली आप इसको एस्टेब्लिश करते होंगे। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के द्वारा ही ये लिमिटेड रहेगा। उसके बाद डेस्क एरिया नेटवर्क, ये भी एक छोटा नेटवर्क होगा। जो वैन होगा वाइड एरिया नेटवर्क। Internet is an example of wide area network because it is the widest of all the networks. ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स मेकिंग इट अ वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि ये एक सुपर सेट है पूरा ग्लोबल। अगर हम अर्थ देखेंगे, ये हमारी अर्थ है, इसमें जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो हैं इंटरनेट, और उसके अंदर जितने भी माइक्रो नेटवर्क्स आते हैं वो बाकी टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, what is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus? कि हमारा एक ऐसा कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका एक फ्लैट सरफेस होता है और वो यूजुअली एक स्टाइलस के साथ आता है। मतलब एक फ्लैट सरफेस होगा और एक स्टाइलस मतलब एक पेन टाइप, जो हम कह सकते हैं उसको स्टाइलस के साथ आएगा, और एक उसका एक फ्लैट सरफेस होगा। तो इसमें हम माउस जो हम देखते हैं, माउस तो नहीं होगा, हम ये देख भी सकते हैं। लाइट पेन, जॉयस्टिक तो आपको पता है जो गेमिंग के लिए यूज होता है, उसमें तो कोई पेन वैन होता नहीं। अब हम इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, डिजिटाइजर और लाइट पेन। तो लाइट पेन भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइट पेन इज जस्ट अ पेन,
इट डज नॉट कंस्टिट्यूट, उसके साथ एक फ्लैट सरफेस नहीं है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर होगा डिजिटाइजर। आप गूगल पे जाइए और डिजिटाइजर की इमेज देखिए। डिजिटाइजर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेस में, या पहले की बात है कि एक फ्लैट सरफेस होता था जिसपे ना लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो अटेंडेंस करते थे। वो ब्लैक कलर का एक एक ब्लैक कलर का एक पैड होता था और उसके साथ एक हमें एक पेन टाइप का एक होता था और उस पेन के साथ यहाँ पे सिग्नेचर्स करते थे। उसको हम कहते हैं डिजिटाइजर, उसको हम कहते हैं डिजिटाइजर। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो एक कंसेप्ट है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, जो हर जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो एक क्वेश्चन, उस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है, और वो है इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस। सिंस यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया, तो मैं तभी आपको इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। देखो गाइस, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको देने के लिए वो यूज होती हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी डेटा लेना है कंप्यूटर से, तो उसको हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जैसा इसका नाम है। बेसिक एग्जांपल आप इसकी देख लो, पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर, जो पेपर होता है और जो पेन होता है, पेन से हम क्या करते हैं, वी राइट यूजिंग पेन ऑन द पेपर। तो हमने पेन का इस्तेमाल करके, पेन का यूज करके पेपर पे लिखा ना, पेपर को इनपुट दी, तो पेन क्या होगा, इनपुट डिवाइस। और जो पेपर है हमारा, हमें यहाँ पे लिखा हुआ जो भी हमने उसको, जो भी लिखा, जो भी स्क्राइब किया, ए लिखा, तो ये ए जो हमें दिख रहा है ये पेपर पे दिख रहा है, तो ये पेपर हमारे लिए क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। वैसे ही इनपुट डिवाइसेस में आपको पता होगा कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होगी, जैसे हमारे पास मॉनिटर हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास स्पीकर्स हो गए, क्योंकि हमें यहाँ से आउटपुट मिल रही है, तो ये हमारे क्या आएंगे, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, वो होती है हाइब्रिड डिवाइसेस में। हाइब्रिड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो बोथ इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। ये आप कीबोर्ड प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड डिवाइसेस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हाइब्रिड डिवाइसेस वो होती हैं, फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन। देखो, टच स्क्रीन की आप एग्जांपल ले लो। टच स्क्रीन जो होती है उसमें हम, आजकल कोई भी टच स्क्रीन होगा, जैसे कि एक एक टैबलेट है आपके पास, एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे आपको जो कीबोर्ड आ जाता है, आप उसको टच करते हो, आप उस पर कुछ लिखते हो, ठीक है, आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो एक इनपुट डिवाइस भी एक्ट कर रहा है, और फिर आप उस चीज को वहां पे देख भी रहे हो, पढ़ भी पा रहे हो, तो वो आउटपुट डिवाइस भी एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो होगा एक हाइब्रिड डिवाइस, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे क्वेश्चन जेकेएसएसबी में या के किसी भी एग्जाम में इन द नियर फ्यूचर इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और एग्जांपल्स हमारे पास हाइब्रिड डिवाइसेस की होंगी, जैसे कि हमारा हेडसेट होता है जिसको हम ईयरफोन्स बोलते हैं, ठीक है। और होगा कि मॉडर्न जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा दोनों कैसे होते हैं। कि हेडसेट जो हमारा ईयरफोन होता है, इससे हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो जो साउंड हमें आ रही है, जो आउटपुट आ रही है, वो तो आ ही रही है, बट हम इसमें हम इनपुट भी दे रहे हैं, इनपुट यूजिंग दैट माइक, हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस की तरह भी एक्ट कर रहा है। और दूसरा जो मॉडर्न प्रिंटर्स हैं, जिसमें जैसे भी आपने देखा होगा के पास होगा भी, कि जो मॉडर्न प्रिंटर्स है वो स्कैन भी करते हैं, ठीक है, वो इनपुट भी ले रहे हैं और वो प्रिंट भी निकालते हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं। तो इसी तरह वो भी आउटपुट डिवाइसेस में ही, हाइब्रिड डिवाइसेस में ही कंसिडर किए जाएंगे। और इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देखिए कि डिजिटाइजर हैज अ फ्लैट सरफेस एंड इज यूज्ड with a stylus to input drawings or handwritten data into a computer, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका ये डिजिटाइजर आंसर होगा। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Aman wants to record a task that he needs to perform repeatedly. Which feature of MS Excel can be utilized for it? कि अमन को एक टास्क करना है, रिपीटेडली टास्क करना है, एक टास्क को रिपीटेडली करना है, उसको बार बार करना है, तो वो कौन सा एक्सेल का फीचर यूज करेगा? तो इसका आंसर आएगा एक्सेल मैक्रोज। एक्सेल मैक्रोज क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेल मैक्रोज एक फंक्शन होता है जो यूज किया जाता है रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें एक टास्क को, मतलब एक हमें एक एंटिटी, कोई भी एंटिटी दी गई है, ठीक है, उसको हमने उसका एक फंक्शन निकालना है, उसको हमने ऐड करना है, मतलब एक क्लिक पे 3 बार ऐड करना है। ठीक है, एक क्लिक पे 3 बार ऐड करना है, मतलब अगर हम एक बार ही क्लिक करेंगे तो 3 एंटिटीज उसमें ऐड होनी चाहिए। तो फॉर ऐसे ही, मतलब ऐसे फंक्शंस अगर हमें परफॉर्म करने होंगे तो वो हम एक्सेल मैक्रोज की मदद से कर सकते हैं। ठीक, let's jump to the explanation of this question कि Excel macros in MS Excel are used to record and automate repetitive tasks। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ठीक है, पेज ओरिएंटेशन मतलब आप पेज ओरिएंटेशन, जो पेज है उसको आपने लैंडस्केप करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, कौन से टैब के थ्रू कर सकते हो? तो ये हम पेज लेआउट जो टैब होता है इसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। एमएस एक्सेल पे ये चीजें रिमेंबर करने वाली हैं और इस पे हम होपफुली एक एमएस एक्सेल पे एक एक्सप्लिसिट वीडियो भी इन द नियर फ्यूचर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें आपको सारे एमएस शॉर्टकट्स और जो भी कीज हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ताकि आपको एक सिंगल वीडियो में एमएस एक्सेल के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएं। सो इसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे कि पेज लेआउट जो है, पेज ओरिएंटेशन और पेज लेआउट पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये पेज लेआउट टैब की मदद से हम कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ये हमारा फर्स्ट सेशन था एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट ऑन बिलो द वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगी, और अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो डू कमेंट पार्ट 2 in the comment section, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you and happy learning.